नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल, भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। 4 जून को यानी आज से ठीक 57 दिन बाद लोकसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले चुनावी गर्मी बढ़ रही है और प्रचार के तरीके बदलते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने चौक चौराहों से लेकर सोशल मीडिया तक सलाखों के पीछे दिख रहे अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लगा दी है। इसके पीछे पार्टी की क्या खास रणनीति है, आज मैं आपको वो बताऊंगा। इसके अलावा बात करेंगे अमेठी की, जिसे लेकर नई सियासी चिंगारी भड़की है। स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार पर ऐसा क्या कह दिया जो कांग्रेस बौखला गई है, आज आपको यह भी बताएंगे। साथ ही बात करेंगे बिहार की। आखिर नीतीश कुमार के पीछे लालू यादव के साथ साथ उनके लाल और लाडली क्यों सियासी अंगारे उगल रहे हैं, यह भी आज मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात मुख्तार अंसारी की, जो सियासत की गलियों में आज भी जिंदा है और लोकसभा चुनाव तक जिंदा रहेगा। वैसे भी सियासत में मुद्दे और नाम कभी मरा नहीं करते। वक्त और नफा नुकसान के गणित के मुताबिक इसका कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। भले ही मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हो चुकी हो, लेकिन पूर्वांचल के इस माफिया को दफन हुए भी हफ्ते भर से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन उसके नाम पर राजनीति अब भी गर्म है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कल मातम पुरसी के लिए मुख्तार के घर गए, तो इस पर विरोधियों ने मोर्चा खोल दिया। बीजेपी के निशाने पर सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी है। उसे मुस्लिम लीग के नाम पर भी घेरा जा रहा है। संजीवनी सियासत की हो तो माफिया डॉन में मसीहा नजर आता है और मुख्तार मौत के बाद भी चुनावी राजनीति में बहस के मंच पर पहुंच जाता है। संवेदना जताकर समाजवादी पार्टी के मुखिया मुख्तार के घर यानी गाजीपुर फाटक से लौटे भी नहीं थे कि मुलाकात की तस्वीरें आईं और बीजेपी का रिएक्शन भी आ गया। हम आपको अखिलेश की बात और बीजेपी का जवाब दोनों सुनवाते हैं। व्यक्ति इतने वर्षों जेल रहा हो, उसके बाद भी जनता जिता रही हो, तो इसका मतलब परिवार और उस व्यक्ति ने जनता के बीच में रहकर के उसका दुख दर्द बांटा है। अखिलेश जी को इतनी कुंठा क्यों होती है? अखिलेश जी को कुंठा इसलिए होती है कि अखिलेश जी चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान बन जाए, तभी तो माफियाओं के कब्र पर जाकर और आंसू बहाते हैं। लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे पूज्य बाबू कल्याण सिंह जी के घर नहीं जाते हैं। इसी के साथ लोकसभा चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो गई। हालांकि पाकिस्तान बनवाने वाली मुस्लिम लीग का जिक्र इसके पहले ही शुरू हो चुका था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए इंडिया अलायंस की अगुवाई कर रही कांग्रेस के मैनिफेस्टो को जरिया बनाया। इंडी गठबंधन यानी देश विरोधी नफरती ताकतों का ठिकाना। भारत के एक और विभाजन करने की बात करते हैं। कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें भी मुस्लिम लीग के विचारों की छाप है। घोषणा पत्र नहीं, तुष्टीकरण पत्र जारी किया है। प्रधानमंत्री ने ये बात 6 अप्रैल को सहारनपुर की रैली में भी कही थी। वो अपनी ज्यादातर रैलियों में ये मुद्दा उठा रहे हैं। इससे तिलमिलाई कांग्रेस बीजेपी को आजादी से पहले का इतिहास याद दिला रही है। आपको याद होगा 1942 में मौलाना आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सारा देश सड़कों पर था, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, और ऐसे में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मोदी जी के पुरखे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सिर्फ सरकार ही नहीं चला रहे थे, अंग्रेजों को चिट्ठियां लिखकर यह भी सलाह और मशवरा दे रहे थे कि इस आंदोलन का कैसे दमन किया जाए। कांग्रेस शिकायत लेकर चुनाव आयोग के दरवाजे तक पहुंच चुकी है, लेकिन बीजेपी मैनिफेस्टो से लेकर केरल में कांग्रेस के प्रति एसडीपीआई की सहानुभूति के बहाने इंडिया अलायंस पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। यह कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है? जिस मुस्लिम लीग ने 1929 में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही थी, आज उसी बात को कांग्रेस पार्टी दोहरा रही है। वायनाड में अपना चुनाव लड़ने के लिए राहुल गांधी ने आतंकवादी संगठन पीएफआई का समर्थन लिया।
PFI, तो जो हिंदुओं को मारने की लिस्टें बना रहे हैं राहुल गांधी जी, कृपा अमेठी की जनता को ये बतलाएं, ऐसे संगठन के सहयोग से आप वायनाड का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? बीजेपी कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप शुरू से लगाती रही है। समय समय पर कांग्रेस भी इसका मौका देती रही है। बकौल बीजेपी 2006 में प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह ने देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का पहला हक बताया था। 2009 और 2014 के चुनाव में यह मुद्दा जोर शोर से उठा। बीजेपी को इसका फायदा भी हुआ। तो क्या इस बार कांग्रेस का घोषणा पत्र बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाला है? कांग्रेस ने इस बार जो घोषणा पत्र जारी किया उसमें 5 न्याय और 25 गारंटियों की बात है। सवाल है कि इसमें आखिर वो कौन सी बातें हैं जिनकी तुलना बीजेपी मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र से कर रही है। अब मैं आपको दिखाता हूं। बीजेपी का दावा है कि 1936 में मुस्लिम लीग ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ पर आंच नहीं आने देगी। कांग्रेस ने 5 अप्रैल को जो घोषणा पत्र जारी किया उसमें भी अल्पसंख्यकों का पर्सनल लॉ बहाल रखने का वादा किया गया है। बीजेपी का दावा है कि 1936 में मुस्लिम लीग ने बहुसंख्यकवाद के खिलाफ संघर्ष की बात कही थी। इस बार कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में कहा है कि भारत में बहुसंख्यकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। बीजेपी के मुताबिक 1936 में मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के लिए स्कॉलरशिप और नौकरियों का वादा किया था। इस बार कांग्रेस के मुस्लिम छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप देने की बात कही है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को इन्हीं बातों को बीजेपी तुष्टीकरण बता रही है, इनका विरोध कर रही है। वैसे कांग्रेस ने अगर अपने घोषणा पत्र में ये मुद्दे जोड़े हैं तो उसके पीछे भी वजह है, क्योंकि राजनीति में कोई भी बात बेमानी नहीं होती। मैं आपको देश में मुस्लिम वोटों का गणित भी बताता हूं। देखिए, लोकसभा की कई सीटें ऐसी हैं जहां हार जीत के फैसले में मुस्लिम वोटर बड़ी भूमिका निभाते हैं। 35 सीट ऐसी हैं देश भर की जहां मुस्लिम वोटर 30% से ज्यादा है और 38 सीट ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर 21% से ज्यादा है, जबकि 145 ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटर 11% से ज्यादा है। चुनाव आयोग धर्म के आधार पर आंकड़े जारी नहीं करता। ये CSDS के जारी किए गए हैं। CSDS की रिपोर्ट यह भी बताती है कि जिन सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर होती है वहां करीब करीब 80% मुस्लिम वोट कांग्रेस के खाते में जाते हैं। कांग्रेस अपने इसी वोट बैंक को मजबूत रखना चाहती है। बहरहाल बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। देखिए, चुनावी राजनीति में आम आदमी पार्टी का नया प्रयोग सुर्खियों में है। पार्टी ने अनशन वाले केजरीवाल की जगह जेल वाले केजरीवाल की इमेज को भुनाना शुरू कर दिया है। बीजेपी दिल्ली के मुख्यमंत्री की जिस छवि को नेगेटिव बताकर उछाल रही है उसे आम आदमी पार्टी क्रांतिकारी साबित करने में जुटी है। दल के हर प्रचार मंच पर सलाखों के पीछे बंद केजरीवाल की तस्वीर दिख रही है। नई रणनीति के तहत यह नया नारा भी गढ़ा गया है। यह नारा है जेल का जवाब वोट से। अगर हमारे दिल में पार्टी के लिए जरा सा भी जज्बा है और हम इसको अपना परिवार मानते हैं तो आज हमारे परिवार का मुखिया जेल में है अरविंद केजरीवाल, और जेल का जवाब वोट से देंगे। जेल का जवाब। जेल की पीली चारदीवारी और सलाखों के पीछे नीली शर्ट में दिखते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। जेल का जवाब। बीजेपी भले ही दिल्ली की केजरीवाल सरकार को भ्रष्टाचार के आरोपों में घेरने की कोशिश करे, लेकिन 24 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जेल में बंद मुख्यमंत्री को ही सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। जो कैंपेन लॉन्च हुआ उसका नारा है जेल का जवाब वोट से। 2 बयान झूठे दर्ज करा के इन आधारों पे आप एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिए। हम बच्चे हैं क्या? हम समझते नहीं। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री रहेंगे। आम आदमी पार्टी का कोई नेता केजरीवाल को क्रांतिकारी बता रहा तो कोई रामायण काल का उदाहरण दे रहा। मैसेज साफ है, केजरीवाल भले चुनाव तक जेल में रहे, लेकिन दिल्ली से लेकर पंजाब तक उनके नाम पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। जैसे आपको याद होगा रामायण काल में जब भगवान राम को वनवास हुआ था तो उनका खड़ाऊ रख के शासन चला था। आज केजरीवाल जी भले ही जेल में हो, लेकिन उनका आशीर्वाद है, उनका दिशा निर्देश है, उनसे पूरी कैंपेन चलेगी। आम आदमी पार्टी घर घर जाएगी, जेल में बंद केजरीवाल की यही तस्वीर दिखाएगी।
ईमानदारी की परिभाषा सुनाएगी, राजनीतिक संघर्ष की बात कहेगी, लेकिन बीजेपी कहती है आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के समंदर में डूबी है। कैंपेन को लेकर के हम लोग घर घर जाएंगे। सभी जो पार्टी के नेता हैं, सभी मंत्री हैं, विधायक हैं, पार्षद हैं, सभी जो कार्यकर्ता हैं, ये घर घर जाएंगे। हम इस जेल का जवाब वोट से देंगे। दिल्ली की जनता इनके वोट पर चोट देने वाली है। वो इनके भ्रष्टाचार का जवाब वोट पर चोट देके देगी और आम आदमी पार्टी का दिल्ली से सुपड़ा साफ करेगी। इधर आम आदमी पार्टी केजरीवाल की जेल वाली तस्वीर पर सहानुभूति वाला दांव चल रही थी, तो उधर ईडी ने आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक को समन भेजकर बुला लिया। इसके अलावा केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार से भी ईडी हेडक्वार्टर में पूछताछ की गई। जिस वक्त ईडी की ये कार्रवाई चल रही थी, उसी वक्त दिल्ली की विधानसभा में माहौल गरमाया था। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने ईडी की कार्रवाई को सियासी बताया। भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। प्रधानमंत्री हर मंच से कहते थे भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, कि जितने भी अपोजिशन के लीडर जिस पे ईडी का रेड चल रहा था, जिनको पहले जेल भेजा, उस सबको अपने पार्टी में शामिल कराऊंगा। साफ है, बीजेपी जिसे भ्रष्टाचार की लड़ाई बता रही, उसे आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की छवि और सियासी साजिश के मोर्चे पर ले जाने की तैयारी में है। देखिए, हर चुनाव में आम आदमी पार्टी नए नारों को नए हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है। 2013 में जब दिल्ली में पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, तो नारा था इस बार चलेगी झाड़ू। 2014 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के नारे में फिर से झाड़ू का जिक्र था। तब कहा गया झाड़ू चलाओ बेईमान भगाओ। इशारा कांग्रेस की तरफ था, क्योंकि उस वक्त आम आदमी पार्टी की लड़ाई सीधे सीधे कांग्रेस से थी। लेकिन 2015 में आम आदमी पार्टी के चुनावी नारों में केजरीवाल के नाम की एंट्री हो गई। 2015 के विधानसभा चुनाव में नारा दिया गया 5 साल केजरीवाल। इसके बाद जब 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ, तो नारा था दिल्ली में तो केजरीवाल। आम आदमी पार्टी ने यह बताने की कोशिश की कि दिल्ली में केजरीवाल के आगे कोई नहीं। हालांकि यह नारा तब कोई खास कमाल नहीं कर पाया और 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी को शिकस्त झेलनी पड़ी थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में नारा दिया अच्छे बीते 5 साल लगे रहो केजरीवाल। इस नारे ने भी कमाल किया और दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। अब 2024 का लोकसभा चुनाव है। अभी तक आम आदमी पार्टी का नारा था संसद में भी केजरीवाल तो दिल्ली होगी और खुशहाल। लेकिन जैसे ही केजरीवाल जेल गए, आम आदमी पार्टी ने अपना नारा बदल दिया। अब नारा है जेल का जवाब वोट से। इस नारे में भले ही केजरीवाल का नाम नहीं है, लेकिन तस्वीर केजरीवाल की है जो जेल के अंदर दिखाई दे रहे हैं। खैर, जब से अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के आरोपों में जेल गए हैं, तब से ही आम आदमी पार्टी नए नए नारे उछाल रही है। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं ने सोशल मीडिया पर अपनी डीपी चेंज की, जिसमें लिखा था मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल। अब कुछ दिन पहले जब एक दिन के उपवास की अपील की गई, तब भी नारा था केजरीवाल को आशीर्वाद। अमेठी में इस वक्त एक सवाल हर तरफ सुनाई दे रहा है। यह सवाल है कि क्या राहुल गांधी अमेठी से फिर चुनाव लड़ेंगे? इस पर कांग्रेस की चुप्पी सबको चौंका रही है, क्योंकि ना तो हामी भरी जा रही है और ना ही खंडन किया जा रहा है। लेकिन ऊपर से रॉबर्ट वाड्रा के बयान ने सस्पेंस को और ज्यादा बढ़ा दिया है। कांग्रेस के खेमे में चल रही इसी हलचल को बीजेपी परिवार में कलह बता रही है। अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने यहां तक कह दिया कि अगर राहुल मैदान में उतर गए तो अमेठी की जनता उनसे अपमान का बदला लेगी। अमेठी की चुनावी रणभूमि में राहुल गांधी मैदान में उतरेंगे या नहीं, इस सवाल पर अब तक सस्पेंस कायम है। कांग्रेस खामोश है, लेकिन बीजेपी ने राहुल पर सीधा हल्ला बोल दिया है। स्थानीय सांसद स्मृति ईरानी का दावा है कि कांग्रेस का एक गुट खुद चाहता है कि राहुल गांधी को किनारे कर दिया जाए। मैं जानती हूँ और कांग्रेस के कई नेताओं ने अब जग जाहिर किया है कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह है। कांग्रेस में एक खेमा ऐसा है जो चाहता है कि राहुल गांधी को नेतृत्व से मुक्त किया जाए
और एक महिला नेत्री को कांग्रेस की कमान दी जाए। मैं उस खेमे को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि आप राहुल गांधी को पुनः अमेठी में हारते देखेंगे। अमेठी से क्या नेहरू गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनावी मैदान में उतरेगा? इस सवाल पर अटकलें तब जोर पकड़ने लगी जब प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा का बयान सामने आया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कह दिया था कि अमेठी की जनता चाहती है कि अगर मैं राजनीति में आऊं तो अमेठी से पहली बार सांसद बनूं। वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूं और सांसद बनने की सोचता हूं तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूं। अब स्मृति ईरानी से कांग्रेस का अंतर कलह बता रही हैं। बावजूद इसके राहुल के नाम टिकट का ऐलान होने की सूरत में जंग की पूरी तैयारी है। अमेठी अपने सम्मान की लड़ाई लड़ेगा राहुल गांधी के खिलाफ। अमेठी अपने संरक्षण की लड़ाई लड़ेगा राहुल गांधी के खिलाफ, जिसने अमेठी को त्याग दिया और त्यागने के बाद भी बार बार अपमानित किया। सवाल अमेठी का है। चर्चा के सेंटर में राहुल गांधी हैं, इसलिए बीजेपी की तरफ से चौतरफा हमले हो रहे हैं, तो कांग्रेस भी पलटवार में चूक नहीं गई। ये प्रूफ जरूर होता है कि ये परिवारवाद वाली पार्टी है। ये परिवार के परे तो देख ही नहीं सकती। इनके कांग्रेस के कार्यकर्ता जो गांव में धूप में मेहनत करते हैं, वो इंजन के अंदर कोयले का काम कर रहे हैं, उनको झोंका जा रहा है। लेकिन आगे कौन बढ़ेगा? अगर आगे बढ़ते भी हैं तो कौन बढ़ेगा? गांधी परिवार बढ़ेगा। देखिए, देश जो है वो नरेंद्र मोदी जी से मुक्ति चाहता है और अमेठी जो है स्मृति ईरानी जी से मुक्ति चाहती है। जगह जगह उनको जनता खुद इतना घेर रही है कि वो राहुल जी का नाम लेकर के खबरों में बनी रहना चाहती हैं। अमेठी के साथ ही रायबरेली में 5वें दौर में 20 मई को वोटिंग होनी है। दोनों ही सीटें हाई प्रोफाइल हैं, लेकिन अब तक न तो अमेठी और न ही रायबरेली में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के नाम तय किया है। देखिए, यूपी की जिन सीटों पर कांग्रेस काफी मजबूत है, उनमें अमेठी और रायबरेली की लोकसभा सीट सबसे ऊपर है। इसलिए कांग्रेस इन दोनों सीटों को लेकर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती। इन दोनों सीटों की सियासी पहचान नेहरू गांधी परिवार से जुड़ी है। यही वजह है कि रायबरेली से प्रियंका और अमेठी से राहुल की उम्मीदवारी की चर्चा तेज हो चली है। दरअसल रायबरेली और अमेठी की अगर बात करें तो 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने यूपी में कुल जो सीटें लड़ी वो लड़ी 67, जीती सिर्फ एक सीट रायबरेली में सोनिया गांधी की जीत हुई थी। यूपी में कांग्रेस को कुल 54,57,000 वोट 2019 में मिले। रायबरेली अमेठी में मिले वोट 9,47,000। सिर्फ अमेठी रायबरेली से मिला कुल वोट का 17.35%। रायबरेली में सोनिया को मिले 5,35,000 वोट। अमेठी में राहुल को जो वोट मिले वो करीब 4,13,000। तो ये अमेठी और रायबरेली की ताकत है उत्तर प्रदेश में। बात करेंगे बिहार की। देखिए, मुद्दे तमाम हैं, लेकिन बिहार में लालू यादव का पूरा परिवार एक तस्वीर को लेकर सीएम नीतीश के पीछे पड़ गया है। इसमें नीतीश कुमार पीएम मोदी के साथ नजर आ रहे हैं। तेजस्वी का आरोप है कि नीतीश नवादा की सभा में प्रधानमंत्री के पैर छू रहे थे। सिर्फ तेजस्वी ही नहीं, चुनाव लड़ने जा रही उनकी दोनों बहनें मीसा भारती और रोहिणी आचार्य भी नीतीश कुमार पर आरोपों की झड़ी लगा रही हैं। पलटवार में बिहार के मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं उसे सुनना बेहद दिलचस्प है। पहले मोदी जी का पैरवे छू रहे थे। क्या स्थिति होगी? हमको दुख हुआ, हमको दर्द हुआ। लेकिन झूठ से कुछ बोलते रहेगा। लेकिन अब बात है कि अपना प्रचार प्रसार करता है। अरे हम तो अपना काम में लगे रहते हैं, हम प्रचार प्रसार वाले नहीं ना है। नीतीश की हर तस्वीर पर नजरें गड़ाए तेजस्वी यादव ने जब बिहार के सीएम पर तंज किया तो नीतीश ने उन्हें झूठा बता डाला। इससे 2 कदम आगे बढ़कर नीतीश लालू परिवार पर ही बरसने लगे। लालू राबड़ी राज के लॉ एंड ऑर्डर के पुराने पन्ने पलटने लगे। पहले माता पिता 15 साल कोई काम हुआ है? शाम में कोई घर से निकलता था डर के मारे? कहीं कोई सड़क था? याद करिए। नीतीश ने नहले पर दहला मारने की कोशिश की, लेकिन तेजस्वी हर सभा में अब एक ही बात दोहरा रहे। ये बिहार के नेता जो सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री है,
वो मोदी जी के पैर छू रहे हैं, पैर दबा रहे हैं। क्या हो गया भाई? लोकसभा चुनाव में लालू राबड़ी परिवार से इस बार दो बेटियां मीसा भारती और रोहिणी आचार्य चुनावी चर्चा में हैं। मीसा पटना साहिब से आरजेडी की उम्मीदवार हैं तो रोहिणी सारण सीट से चुनावी जंग की तैयारी में है। दोनों के निशाने पर सीएम नीतीश कुमार हैं। बिहार के मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं 4 लाख पार, 4000 पार। तो अब देखना होगा कि कितना पार होता है। उनका कंपनी देखिए ना, किनके शरण में गए, वहाँ पे होड़ मची हुई है, कौन एक दूसरे से ज्यादा फेंक सके, फेंकने की होड़ लगी हुई है। लालू परिवार की तरफ से तैयार आरोपों के इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए नीतीश कुमार कोई कसर नहीं छोड़ रहे। मौसम चुनावी है और बिहार के सीएम मीसा से लेकर रोहिणी आचार्य तक के हमले पर बिना देरी पलटवार में जुटे हैं। लीजिए, उस सबका कोई मतलब नहीं है, उसको जो मन में आवे जो करते रहे। कोई काम किया है, जब उतना दिन काम किया, किसी को काम किया। 2024 के इस चुनाव प्रचार में पीएम मोदी से लेकर नीतीश तक परिवारवाद पर हर दिन तीखे हमले बोल रहे हैं। बिहार के हर चुनावी सभा में लालू परिवार एनडीए के निशाने पर है, लेकिन तेजस्वी से लेकर मीसा भारती और रोहिणी तक अपने तेवर से ये बता रहे हैं कि उनकी निगाह में राज्य में परिवारवाद अब कोई मुद्दा ही नहीं है। देखिए, महाराष्ट्र में आज पीएम मोदी ने कांग्रेस की जड़ पर सबसे बड़ा प्रहार किया। प्रधानमंत्री उस चंद्रपुर लोकसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए पहुंचे थे जो 2019 में कांग्रेस की तरफ से जीती गई इकलौती सीट। पूर्वी विदर्भ के इस इलाके में पीएम मोदी ने जो कुछ कहा उसका निशाना महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की तरफ था। बीजेपी ने पहले से ही कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र का मिशन तय कर रखा है। अब पीएम मोदी की सभा के बाद विपक्षी खेमे में खलबली है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन है जिसका मंत्र है, जहां भी सत्ता पाओ खूब मलाई खाओ। ये चंद्रपुरी है जिसने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए लकड़ी भेजी। चंद्रपुर का प्रचार मंच और राम मंदिर का जिक्र। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के प्रचार की मुहिम शुरू की कोयले की खदानों के लिए मशहूर चंद्रपुर से। इशारों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा और पूरे महाराष्ट्र को संदेश दे दिया। मोदी किसी शाही परिवार में पैदा होकर प्रधानमंत्री नहीं बना। मोदी ने गारंटी दी थी कि हमारी सरकार दलित, आदिवासी और पिछड़ा परिवारों का जीवन बदलने के लिए काम करेगी। पीएम मोदी की बातों से साफ है कि एनडीए की अगुवाई कर रही बीजेपी इस बार कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र के मिशन के साथ मैदान में उतरी है, जिसमें चंद्रपुर बड़ा किरदार निभाने वाला है। इसकी वजह 48 लोकसभा सीट वाले महाराष्ट्र में 2019 के चुनावी नतीजों में छिपी है। एनडीए में शामिल बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर 48 में से 41 सीटें जीत ली थी। यूपीए ने 48 में से सिर्फ 5 सीटें ही जीती थी। इसमें कांग्रेस को सिर्फ एक सीट पर कामयाबी मिली थी और वो सीट थी चंद्रपुर की। महाराष्ट्र के पूर्वी विदर्भ इलाके की इस सीट पर 2019 से पहले बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने ये सीट बीजेपी से छीन ली थी। बीजेपी इस बार शिंदे के शिवसेना और अजित पवार के एनसीपी के साथ मिलकर कांग्रेस को चंद्रपुर से उखाड़ फेंकने की तैयारी कर रही है। आज इंडिया गठबंधन से एक और सहयोगी दल की विदाई का औपचारिक ऐलान हो गया। ये दल है पीडीपी। खास बात यह रही कि महबूबा मुफ्ती ने खुद गठबंधन से किनारा नहीं किया, बल्कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महबूबा मुफ्ती को किनारा कर दिया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सीट शेयरिंग की घोषणा भी की गई। तय फॉर्मूले के हिसाब से 3 सीट पर कांग्रेस और 3 सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ेगी। जो 3 सीट कांग्रेस के खाते में गई है उसमें उधमपुर, जम्मू और लद्दाख है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस घाटी की तीनों सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें श्रीनगर, बारामूला और अनंतनाग है। ये वही तीनों सीटें जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस 2019 में भी चुनाव जीती थी। महबूबा मुफ्ती अनंतनाग से चुनाव लड़ती रही हैं। यहां से वो 2 बार सांसद भी चुनी गई हैं और इस बार भी इंडिया गठबंधन में रहकर अनंतनाग सीट मांग रही थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनके लिए सीट नहीं छोड़ी। नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती थी कि महबूबा मुफ्ती लोकसभा चुनाव में गठबंधन की मदद करें और विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन इसके लिए महबूबा मुफ्ती राजी नहीं हुई।
अब महबूबा मुफ्ती गठबंधन से अलग होकर अनंतनाग से ही चुनाव लड़ रही है। सीटों पे तो हमेशा ही मुश्किल होना था, क्योंकि ये सीटें 3 जो हैं ये पहले इंडिया अलायंस के पास थी। आप किस बुनियाद पे हमसे ये सीट ले लेते, क्या कहते लेते? हम जीत के आए थे। अगर ये बीजेपी या किसी इंडिपेंडेंट पार्टी के पास ये सीटें होती तो मुमकिन है उसको छोड़ने का काम। जमहूरियत में तो कोई भी किसी के साथ कम्पीट कर सकता है, आप तो किसी को रोक नहीं सकते हैं। 2019 के बाद सबसे बढ़िया निशाना अगर किसी को बनाया तो पीडीपी को बनाया। तो आज जब महबूबा मुफ्ती मैदान में आते, क्योंकि 2019 से मैंने कोशिश की है इनके जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना,